इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जोसेफ एडिसन। जो जोसेफ एडिसन थे, चूंकि हम लोग उसी सेक्शन को ले रहे हैं जिसमें नावल और एसेइस्ट है, तो एसेइस्ट में एक एसेइस्ट जोसेफ एडिसन रह गए हैं। और जब आप जोसेफ एडिसन की बात करते हैं तो जोसेफ एडिसन का क्या वर्क है या उनकी लाइफ कैसे थी, आज हम उसी हिस्से को लेकर बात करेंगे, उनके एज को लेकर के बात करेंगे। उनके दो एसेज हैं, एक तो सर राजा राइट होम और दूसरा सर राजा राइट विल विम्बल करके, उनके दो एसेज हैं सिलेबस में अगर आप देखेंगे। तो आज एसेज को तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, कारण है कि हमने एक मैटर आपको भेजा हुआ है, उसमें पॉइंट वाइज मैंने बनाया है। तो वो चीज जो रही है, रिमेम्बर दैट कि उसमें ज्यादातर उन सारी चीजों को आपको लेना है जिन चीजों को एक एक पॉइंट करके किया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें, और ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधे एसेज से आएगा। एसेज के साथ साथ आथर और उसके एज के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं उस पीडीएफ फाइल को शेयर कर रहा हूँ, अगर वो विजिबल होगा तो आप मुझे बताइएगा। इज इट विजिबल? यस सर। सबको क्लियर विजिबल है? यस सर। देखिए, यू विल कम टू नो कि इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिचर्ड जोसेफ एडिसन को मैंने लिया हुआ है, और जोसेफ एडिसन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। उन्हीं में से एक पॉइंट है कि जो जोसेफ एडिसन है, एडिसन वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट। एडिसन क्या थे? वो एक इंग्लिश एसेइस्ट थे। एक पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना, ही वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, प्लेराइट एंड पॉलिटिशियन। पोएट, प्लेराइट एंड पॉलिटिशियन। तो अगर आपको ध्यान में रखना है कि वो किसके रूप में फेमस है, अगर देखा जाए तो वो एज एन एसेइस्ट ही इज फेमस। पोएट भी थे, प्लेराइट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन वो अगर फेमस है तो किसके रूप में फेमस है? एज एन एसेइस्ट। इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द रिवरेंड लैंसिलॉट एडिसन। उनके फादर का क्या नाम था? लैंसिलॉट, LANCELOT। रिमेंबर दैट उनके जो फादर है, उनके फादर का क्या नाम था? लैंसिलॉट एडिसन। तो जो फादर है उनका, उनके फादर का नाम लैंसिलॉट एडिसन था। दैट इज अनदर पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि हिज फादर वाज व्हाट? हिज फादर वाज लैंसिलॉट एडिसन। उनके फादर का नाम क्या था? द रिवरेंड लैंसिलॉट एडिसन। ये बताइए, इस पे मार्क करने पे नजर आ रहा है या बहुत डल हो जा रहा है? आ रहा है सर, नो प्रॉब्लम। आ रहा है। ओके। तो उनके फादर का क्या नाम था? द रेवरेंड लैंसिलॉट एडिसन था। His name is usually remembered alongside that of his long-standing friend Richard Steele. This is the next point. उनको अगर हम याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? उनके साथ उनके दोस्त रिचर्ड स्टील भी। तो ये दो चीजें, हिज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड। अगर एक क्वेश्चन आता है कि उनके लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड कौन थे, तो उनके लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रिचर्ड स्टील। दिस इज अनदर important point. So Joseph Edison is famous as an essayist, number 1 point. Number 2 point, his father was who? His father was the Reverend Lancelot Edison. Number 3rd point, remember that कि उनके अपने जो दोस्त हैं उनका क्या नाम था? लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रिचर्ड स्टील। उनके अपने दोस्त का क्या नाम था? रिचर्ड स्टील था। विद whom he founded the Spectator magazine, जिसके सहयोग से उन्होंने कौन सी मैगजीन को फाउंड किया था? द स्पेक्टेटर मैगजीन। रिमेंबर दैट उन्होंने कौन सी मैगजीन को फाउंड किया था? द स्पेक्टेटर मैगजीन। तो हियर आई जस्ट वांट टू नो कि उनके दोस्त का क्या नाम है? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? रिचर्ड एनीवन? स्टील, रिचर्ड स्टील। Yeah. And what was the name of the magazine which he founded with his friend? द स्पेक्टर, स्पेक्टेटर मैगजीन। The द स्पेक्टेटर। उस मैगजीन का क्या नाम है? उस मैगजीन का नाम द स्पेक्टेटर था। उनके दोस्त का क्या नाम रहा? रिचर्ड स्टील रहा है। और वो कैसे फेमस है? एज एन एसेइस्ट फेमस है। उनके अपने फादर का क्या नाम था? रिवरेंड लैंसिलॉट एडिसन। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं।
बॉर्न ऑन May 1st 1672। उनका जन्म कब हुआ है? 1672 में हुआ है, बात तो मिल्टन यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे हुआ है? मिल्टन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। तो मिल्टन यूनाइटेड किंगडम, दैट इज की यूनाइटेड किंगडम में उनका हुआ है। तो अदर पॉइंट इज दैट कि जब उनका जन्म होता है तो कहाँ पे होता है? ही वॉज बॉर्न 1 May 1672 मिल्टन यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं या देखते हैं तो एक पॉइंट और आता है। वह कौन सा पॉइंट है? वह पॉइंट है कि जब आप इन इन सारी चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं तो एक चीज है कि उनका डेथ कब हुआ है? 1719 में। राजकुमार जी आप म्यूट कर लीजिए। उनका जो डेथ है वो कब हुआ है? 1719 में। ही डाइड इन 1719। उनका डेथ 1719 में हुआ है। दिस पार्टिकुलर पॉइंट 1719 में। और उनका अपना जन्म कब हुआ है? 1672 में। तो 1672 में जन्म हुआ है, लेकिन उनकी जो मौत हुई है वो कब होती है? उनकी जो मौत हुई है वो 1719 में हुई है। तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर कि 1672 में जन्म हुआ है, 1719 में मौत हुई है, और कहाँ पे? किंगस्टन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो बॉर्न ब्रिटिशर, इवन ही डाइड इन ब्रिटेन। जन्म भी उनका ब्रिटेन हुआ है, उनकी मौत भी कहाँ पर हुई है? ब्रिटेन में हुई है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू फॉलो या विच वी हैव टू रिमेम्बर। ये चीजें रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब आप इस पे बात करते हैं कि वाज बोर्न इन 1672 फर्स्ट में मिल्टन यूनाइटेड किंगडम, डाइड 17 जून 1719 के केंसिंगटन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उनकी वाइफ का क्या नाम है? चार्लोटी काउंटेस ऑफ वारविक। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज चार्लोटी काउंटेस ऑफ वारविक, उनकी वाइफ का नाम। दूसरा चीज है कि जोसेफ वाज एजुकेटेड एट वेयर? जोसेफ वाज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल लंदन। ही वाज एजुकेटेड वेयर? ही वाज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल लंदन। चार्टर हाउस स्कूल लंदन में उनका एजुकेशन हुआ है। वेयर ही फर्स्ट मेट रिचर्ड स्टील। ये चीज ध्यान में रखने लायक है कि उनका जो एजुकेशन हुआ है कहाँ पर हुआ है? चार्टर स्कूल लंदन, जहाँ पे उनकी पहली बार मुलाकात किससे होती है? रिचर्ड स्टील से होती है। तो ही मेट रिचर्ड स्टील वेयर? ही मेट रिचर्ड स्टील एट चार्टर हाउस स्कूल लंदन। एंड यू फाइंड द फ्रेंडशिप या लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन हुम? बिटवीन जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील। दोनों लोग ऐसे ही थे, दोनों लोग साथ में मिलके काम किए हैं और दोनों लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। In 1693 he addressed a poem to John Dryden। 1693 में उन्होंने एक पोयम लिखा था, और वो पोयम उन्होंने किसको जो एड्रेस किया था? जॉन ड्राइडन को। एंड हिज फर्स्ट मेजर वर्क अ बुक ऑफ द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। ये चीज ध्यान में रखना, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका क्या नाम है? अ बुक ऑफ द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1674। ये चीज पूछा जा चुका है। लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स किसका है? लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स अ बुक ऑफ जोसेफ एडिशन। लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स अ बुक ऑफ जोसेफ एडिशन। अ बुक ऑफ जोसेफ एडिशन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। और वो कौन सा पॉइंट है? दिस पार्टिकुलर पॉइंट जिसपे हम लोग बात करें कि इन 1693 ही एड्रेस्ड अ पोयम टू जॉन ड्राइडन। ये तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद का जो लिखा हुआ एंड हिज फर्स्ट मेजर वर्क अ बुक ऑफ द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स वाज पब्लिश्ड इन 1694। कब पब्लिश हुआ है? 1694 में। तो हियर आई वांट टू नो कि उनकी जो फ्रेंडशिप है रिचर्ड स्टील तो वो किस स्कूल में होती है? सर चार्टर हाउस स्कूल लंदन। चार्टर हाउस स्कूल लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? चार्लोट सर, चार्लोट काउंटेस ऑफ वारविक। वारविक। चार्लोट काउंटेस ऑफ वारविक। उनका जो एक मेजर वर्क है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स का पब्लिश होता है? सर 1694।
1694 में। उनका मेजर वर्क जो आपका रहा है वो कब पब्लिश होता है? 1694 में। इसके अलावा यू फाइंड दैट की इन हिज पोयम, उनकी एक पोयम है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट फाइंड इन हिज पोयम कैंपेन। उनका एक पोयम है जिसका क्या नाम है? कैंपेन। ही टेल्स अबाउट द बैटल ऑफ ब्लेडहिम। वो किसके बारे में बात करते हैं? बैटल ऑफ ब्लेडहिम के बारे में बात करते हैं। और यह युद्ध कब हुआ था? 1704 में। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट पे आ चुका है। उन्होंने अपने किस पोयम में, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैंपेन किसका पोयम है? कैंपेन इज द पोयम ऑफ जोसेफ एडिसन। और इस पोयम में उन्होंने कौन से युद्ध का जिक्र किया है? बैटल ऑफ ब्लेडहिम। कौन से युद्ध का? बैटल ऑफ बैटल ऑफ ब्लेडहिम। ब्लेनहिम। हाँ, इन हिज पोयम कैंपेन CAMPAIGN ही टेल्स अबाउट द बैटल ऑफ ब्लेनहिम। उन्होंने बैटल ऑफ ब्लेनहिम का जिक्र किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ही मेट जोनाथन स्विफ्ट। उनकी मुलाकात जोनाथन स्विफ्ट से हुई है। कब हुई है? कहाँ पे? इन आयरलैंड। तो इसका मतलब जोनाथन स्विफ्ट भी उनके समय के बड़े प्रोज राइटर रहे हैं। तो 3 प्रोज राइटर, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट। ही मेट जोनाथन स्विफ्ट इन आयरलैंड। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? आयरलैंड में। एंड रिमेन देयर फॉर अ ईयर। और वो वहां 1 साल रुके थे। लेटर ही हेल्प्ड फ्रॉम द किचन क्लब। लेटर ही हेल्प्ड टू फॉर्म द किचन क्लब। उन्होंने जो है उनकी हेल्प की है क्या करने के लिए? किचन क्लब स्थापित करने के लिए। तो ये एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किचन क्लब किसने स्थापित किया था? किचन क्लब वाज एस्टैब्लिश बाय जोनाथन स्विफ्ट, लेकिन उसमें हेल्प किसने किया हुआ था? रिचर्ड स्टील ने। तो जस्ट आई वांट टू नो कि कैंपेन किसकी पोयम है? जोसेफ जो जोसेफ एडिसन। कब आई हुई है? 1704 पे। इस जो है पोयम में किसका जिक्र किया गया है? बैटल ऑफ ब्लेनहिम। बैटल ऑफ ब्लेनहिम। ही मेट जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट से उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? आयरलैंड। आयरलैंड में। एंड रिमेन देयर फॉर अ ईयर। वहां पे और थे, और वहां पे उन्होंने एक क्लब को इस्टेब्लिश किया था जोनाथन स्विफ्ट ने। उसमें जो है जोसेफ एडिसन ने उनकी हेल्प की थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लब? किचन क्लब। किट किचन क्लब। कैट क्लब। किट कैट क्लब। KIT, किट CAT, किट कैट क्लब। You find here KIT, Kit Kat Club. What was the name of the club? KIT CAT, Kit Kat Club. Did you get the point? So he was in Ireland, where he met Yes. whom? Here he met Jonathan Swift in Ireland and remained there for a year. Later he helped to form the Kit Kat Club. और उनका फ्रेंडशिप का रिन्यूअल भी हुआ। रिनीड हिज फ्रेंडशिप विद रिचर्ड स्टील। तो अभी तक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आया था? कैंपेन। कैंपेन उनकी पोयम का नाम है, और ये पोयम कब आती है? 1704 में आती है। इस पोयम में उन्होंने कौन सी बैटल का जिक्र किया है? बैटल ऑफ ब्लेनहिम। उसके बाद है इन 1709 स्टील बिगैन टू पब्लिश द टैटलर। 1709 में स्टील ने जो है पब्लिश किया, क्या चीज पब्लिश किया? द टैटलर। इन 1709 स्टील बिगैन टू पब्लिश द टैटलर। स्टील ने जिस चीज को पब्लिश किया उसका क्या नाम है? द टैटलर। टैटलर जर्नल का नाम। इससे क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, और इसको डिटेल में मैंने आगे बताया भी है। इन 1709 स्टील बिगैन टू पब्लिश द टैटलर एंड एडिसन बिकेम अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर। तो द टैटलर एक जर्नल का नाम है। ये कब निकला? 1709 में निकला है। और कौन निकालता है? स्टील निकालते हैं। और स्टील की हेल्प कौन करते हैं? जोसेफ एडिसन। तो इतना ध्यान में रखिएगा, जो द टैटलर जर्नल है किसने शुरू किया था? रिचर्ड स्टील ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1709 में शुरू किया था। कब तक ये चलता है? 1711 तक चलता है। लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहा था? एडिशन का भी कंट्रीब्यूशन रहा था। तो जस्ट आई वांट टू नो कि हु स्टार्टेड द टैटलर? स्टील सर। स्टील स्टार्टेड द टैटलर
and who helped? Addition. Edison helped. Edison was a regular contributor. Now the next point, in 1711 they began the Spectator. 1711 में उन्होंने दूसरा जर्नल निकाला है 1711 में, और जो दूसरा जर्नल है उसका क्या नाम है? द स्पेक्टेटर. इन 1711 they began the Spectator. इट्स फर्स्ट इशू अपीयर्ड ऑन 1 मार्च, और जो इसका पहला इशू था वो कब अपीयर होता? 1 मार्च 1711. इट्स फर्स्ट इशू अपीयर्ड ऑन 1 मार्च 1711. इट्स फर्स्ट इशू अपीयर्ड ऑन 1 मार्च 1711. दिस पेपर, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 1711 में उन्होंने दूसरा जर्नल निकाला, उसका क्या नाम है? द स्पेक्टेटर, जो 1 मार्च 1711 को पहली बार आता है. और इसमें क्या आप पाते हैं? दिस पेपर विच वॉज ओरिजिनली अ डेली, और ये पेपर डेली आता था. दिस पेपर विच वॉज ओरिजिनली अ डेली वॉज पब्लिश अंटिल 20 दिसंबर 1714. ये कब तक पब्लिश होता है? 20 दिसंबर 1714. ये 1714 लिखा है. 1714, इसका मतलब 3 साल तक लगातार ही चलता है. 1714, 20 दिसंबर 1714. इंटरप्टेड फॉर अ ईयर, लेकिन बीच में 1 साल के लिए यह बंद हो जाता है बाय द पब्लिकेशन ऑफ द गार्जियन, क्योंकि एक नया जर्नल ये लोग निकालते हैं जिसका नाम क्या था? द गार्जियन, इन 1713. और कब आता है द गार्जियन? 1713 में, इन 1713. तो हियर व्हाट आई वांट टू से, हियर आई वांट टू टेल यू कि उनका एक अपना द स्पेक्टेटर जो था कैसे था? उनका डेली का था. द स्पेक्टेटर उनका डेली का न्यूज़पेपर जैसा था, जो 1711 में आया. पहला इशू 1 मार्च 1711 को आता है. और दूसरा बात क्या बताई गई है कि यह डेली आता था, और कब तक निकला हुआ है? 1714 ईस्वी तक. लेकिन बीच में 1 साल के लिए इंटरप्ट होता है. और क्यों? क्योंकि द गार्जियन नाम का पेपर 1713 में निकलता है. द गार्जियन इन 1713, यहाँ पे आप देख रहे हैं. तो हियर आई वांट टू से कि जो इनका द स्पेक्टेटर है वो कब शुरू होता है? पहला इशू कब आता है? किस तारीख को आता है? 1711 में. कौन सा डेट था? 1 मार्च. फर्स्ट मार्च. 1 मार्च 1711 को आता है. इंटरप्टेड फॉर अ ईयर बाय द पब्लिकेशन ऑफ द गार्जियन. और बाद में ये लास्ट इशू कब आया था? 20 दिसंबर 1714. 20 दिसंबर 1714 को. और ये इंटरप्टेड होता है, 1 साल के लिए इंटरप्टेड था. कब इंटरप्टेड हुआ था? 1713. क्यों इंटरप्टेड हुआ था? सर एक और आया था गार्जियन नाम से इनका एक. द गार्जियन नाम से आया हुआ था. गुड. अब उसके बाद आप देखेंगे हिज लास्ट पब्लिकेशन वाज द फ्री होल्डर. उनका जो अंतिम पब्लिकेशन वो क्या रहा? वो आपका द फ्री होल्डर. इसका मतलब कि द फ्री होल्डर भी एक जर्नल का नाम है. और एक किसने निकाला है? एडिशन ने निकाला है. अब पॉलिटिकल पेपर, यह एक पॉलिटिकल पेपर था जो 1715 और 1716 ईस्वी तक चला. 1715 में आया है और 1716 ईस्वी तक चलता है. तो इनके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, द गार्जियन, द फ्री होल्डर, the spectator, the tatler, these are the name of the papers or journals which you have to keep in your mind. और यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. हेलो, गिव मी 1 मिनट.
या तो आई वॉज टेलिंग यू व्हाट की हिज लास्ट पब्लिकेशन उनका जो था वो क्या था, द फ्री होल्डर था, जो कब आता है 1715 1716 ईस्वी में। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैटो इज हिज ट्रेजिडी। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है कि कैटो क्या है, कैटो उनकी ट्रेजिडी है, पब्लिश इन 1713, जो कब पब्लिश होती है 1713 में। कैटो इज हिज ट्रेजिडी पब्लिश इन 1713। उसके बाद द ड्रमर 1716 इज हिज कॉमेडी, यह उनकी कॉमेडी है। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड दैट कि कैटो जो है उनकी ट्रेजिडी है जो 1716 में पब्लिश होती है, 1713 में। द ड्रमर उनकी एक कॉमेडी है और जो 1716 में आती है, और एक उनका वर्क और मैंने बताया था लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स करके, जो वहां पे मैंने बताया था कैंपेन, एक उनकी पोयम का नाम है जो 1704 में आया था। ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक और पॉइंट है जहां पे द ड्रमर के बाद है, दैट इज व्हाट, दैट इज की एडिशन रोड द पॉपुलर चर्च हिम्न। उन्होंने एक हिम्न लिखा था जिसका नाम है द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई, द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई। एडिशन रोड द पॉपुलर चर्च हिम्न, एडिशन ने एक पॉपुलर वो लिखा था जिसका नाम क्या है, द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई। ये चीज रहा है द स्पेसियस फर्मामेंट ऑन हाई। एंड व्हाट इज हिम्न, हिम्न जो होता है एक तरह का आप कह सकते हैं कि भजन जैसा या गीत जैसा होता है, और जो ईश्वर की प्रशंसा में, या जैसे चर्च के ऊपर इसमें कहा गया कि लिखा गया है। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि कैटो इज हिज ट्रेजिडी, कैटो उनकी ट्रेजिडी का नाम है जो 1713 में पब्लिश हुआ। ड्रमर जो है कॉमेडी है। एडिशन रोड द पॉपुलर चर्च हिम्न, एडिशन ने पॉपुलर चर्च हिम्न लिखा। द स्पेसियस फर्मामेंट, जो कि स्पेसियस फर्मामेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पब्लिशिंग इट इन द स्पेक्टेटर इन 1712, जो 1712 में आया था वो, मतलब ये भी उन्हीं के जर्नल में ही आया था 1712 में। इसके अलावा जो है एडिशन की मौत 1719 में होती है। वो कहाँ पे दफन किए जाते हैं, वेस्टमिंस्टर एबे में। वेस्टमिंस्टर एबे को पोएट्स कॉर्नर कहा जाता है। इंग्लैंड के ग्रेट पोएट्स जो है यहीं पे दफन किए गए हैं। तो उनकी अपनी डेथ का कि 47 में उनकी मौत हो जाती है, 17 जून 1719 को उनको दफन किया जाता है, तो एट द एज ऑफ 47। नाउ अब उसके बाद उनकी ट्रेजिडी कैटो के बारे में, क्योंकि कैटो से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कैटो हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं, तो मैं आपको पूरा कैटो नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कैटो क्या है। कैटो 1712 ईस्वी में आता है। कैटो इज हिज ट्रेजिडी, उनकी ट्रेजिडी है बेस्ड ऑन द लास्ट डेज ऑफ मार्कस पॉर्सियस कैटो। और यह किस पर आधारित है, जो मार्कस पॉर्सियस कैटो एक कैरेक्टर है, उनके लास्ट डेज को, उनके जीवन के अंतिम समय को उन्होंने कैसे गुजारा उसको लेकर के लिखा गया है। इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट, इसमें एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, और यह कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में, सच एज इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट टायरनी। इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और जो गवर्नमेंट का अत्याचार है उसको लेकर के है। रिपब्लिकन रिपब्लिकन के बीच में है, मोनार्किज्म के बीच में है, लॉजिक वर्सेस इमोशन के बीच में है, एंड कैटोस पर्सनल स्ट्रगल, और कैटो का अपना व्यक्तिगत संघर्ष दिखाया गया है। टू रिटेन हिज बिलीफ इन द फेस ऑफ डेथ, कि कैसे वह जो है विश्वास करता है या विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन द फेस ऑफ डेथ, जब वह मौत के करीब है। अगला पॉइंट है कि इट हैज अ प्रोलॉग, कैटो में एक प्रोलॉग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैटो का प्रोलॉग, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोलॉन्ग लिखा गया है, एन नहीं होना चाहिए था, प्रोलॉग होगा। इट हैज अ प्रोलॉग, इसका जो प्रोलॉग है रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। एंड एन एपीलॉग, और इसका जो एपीलॉग है किसने लिखा, एंड एन एपीलॉग रिटन बाय सैमुअल गार्थ। तो ये दो क्वेश्चन है जो ध्यान में रखना है कि इसका एपीलॉग किसने लिखा है, सैमुअल गार्थ ने लिखा है। प्रोलॉग किसने लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। चूंकि अलेक्जेंडर पोप के वो कंटेम्प्रेरी थे,
और एक चीज आपको जान के हैरानी होगी कि अलेक्जेंडर पोप और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं थी, दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी थी। अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ एडिशन की बड़ी बहुत ही आलोचना की है, खासकर अपनी एक पोयम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट में, जिसका मैंने जिक्र किया है। तो कैटो क्या है? कैटो एक ट्रेजिडी है जो 1712 ईस्वी में आती है। किसकी जीवन पर आधारित है? मार्कस पोर्सियस कैटो, मार्कस पोर्सियस कैटो यूटिसेंसिस। और इसमें तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए, इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट टायरेनी, रिपब्लिकनिज्म वर्सेस मोनार्किज्म, लॉजिक वर्सेस इमोशन, एंड कैटोस पर्सनल स्ट्रगल टू रिटेन हिज बिलीव्स इन द फेस ऑफ डेथ। इसका प्रोलॉग किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। और एपिलॉग किसने लिखा है? सैमुअल गार्थ ने लिखा है। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अलेक्जेंडर पोप इन हिज पोयम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोयम एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट में क्रिटिसाइज किए हुए, पोयम का क्या नाम है? एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। क्रिटिसाइज करते हैं किसको? जोसेफ एडिशन को, कैटो नाम का कैरेक्टर यूज करके। और यह जो कैटो कैरेक्टर है वहां पे एटिकस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। किसके रूप में प्रेजेंट किया गया? एटिकस, ATTICUS। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एटिकस कौन है, तो एटिकस खुद आपके जोसेफ एडिशन है। और सिंबॉलिक वे में एटिकस ये कैरेक्टर यूज किया गया किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। किसमें? अपनी पोयम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट में। और यह शो करता है कि देयर वाज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जोसेफ एडिशन एंड अलेक्जेंडर पोप। आगे मैंने पॉइंट लिखा भी है कि एडिशन हैज हॉस्टिलिटी विद पोप विच कैन बी सीन इन हिज पोयम, जो उनके पोयम में देखी जा सकती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एडिशन हैज हॉस्टिलिटी विद विच पोएट? या Alexander Pope. Alexander Pope. Alexander Pope. Edition has hostility with Alexander Pope. Alexander Pope has criticized the edition in which poem? An epistle to Dr. An epistle to Dr. Arbuthnot पे उन्होंने कौन सा नाम उनको दिया, कौन से कैरेक्टर का यूज किया है? Atticus. Atticus. एटिकस। An epistle to Dr. Arbuthnot, an epistle to Dr. Arbuthnot हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। किस कपलेट में? हीरोइक कपलेट में। और कैटो क्या रहा इनका? What was Cato? Tragedy. Tragedy. What was the drummer? Comedy. Comedy. Now the next point है क्या है? In April 1709, अप्रैल 1709 को his childhood friend रिचर्ड स्टील, उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड रिचर्ड स्टील है, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड कौन थे? रिचर्ड स्टील थे। हमने पहले ही बताया था कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही है। स्टार्टेड द टाइटलर नाम का जर्नल इन्होंने शुरू किया, ये पहले भी लिखा जा चुका है। एडिशन कंट्रीब्यूटेड 42 एसेस, इतना ध्यान में रखिएगा। इसमें एडिशन का जो एसेस का कंट्रीब्यूशन है वो कितना? 42 एसेस टू द टाइटलर, व्हाइल स्टील रोट 188। स्टील ने कितना लिखा? 188। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अप्रैल 1709 को उनके दोस्त रिचर्ड स्टील ने द टाइटलर नाम का जर्नल निकाला। और एडिशन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस जर्नल में 42 एसेस का रहा है। और स्टील का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 188 एसेस का रहा है। रिगार्डिंग एडिशंस की हेल्प को लेकर के स्टील ने कहा, व्हेन आई हैड वंस कॉल्ड हिम इन, जब मैंने उनको एक बार पुकारा, आई कुड नॉट सबसिस्ट विदाउट डिपेंडेंस ऑन हिम, बगैर उनके ऊपर निर्भर हुए मैं कोई काम नहीं कर सकता। मतलब जब एक बार मैंने उनको बुलाया और उनकी हेल्प मुझे मिली तो मुझे लगातार उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ा और उनका सहयोग मिलता रहा। ये बात कौन कहा है? एडिशन ने कहा है अपने दोस्त स्टील रिगार्डिंग एडिशन, स्टील ने कहा है एडिशन के हेल्प को लेकर के, रिगार्डिंग एडिशन हेल्प
एडिशन की हेल्प को लेकर के स्टील ने रिमार्क दिया, When I had once called him in, जब मैंने उनको एक बार पुकारा, I could not subsist without dependence on him. The Tatler was discontinued. हाँ, उसके बाद जो ये जर्नल है द टैटलर, ये 2 जनवरी 1711 को बंद हो गया था, डिसकंटिन्यूड हो गया था। द टैटलर वाज discontinued on 2 January 1711. The Spectator began publication on 1st March. जो स्पेक्टेटर है इसका पब्लिकेशन 1st मार्च से शुरू हुआ ऑफ दैट ईयर, एंड इट कंटिन्यूड बीइंग इशूड डेली। अब देखिए, अभी तक टैटलर के बारे में बात हुई थी, अब किसके बारे में? द स्पेक्टेटर के बारे में। द स्पेक्टेटर का पब्लिकेशन 1st मार्च को हुआ था, एंड इट कंटिन्यूड बीइंग इश्यूड डेली, और इसका इशू लगातार आता रहा, एंड अचीविंग ग्रेट पॉपुलैरिटी, और बहुत सारी पॉपुलैरिटी इसको मिलती रही अंटिल 6 दिसंबर 1712। कब तक मिलती रही? 6 दिसंबर 1712 तक ये चलता रहा, क्योंकि एक साल बीच में जो है क्या हुआ था, इंटरप्ट हुआ था, और रियल में देखा जाए तो 1714 ईस्वी तक आया हुआ है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो स्पेक्टेटर है उसका पहला इशू 1 मार्च 1711 को आता है, और लगातार ये जो है 6 दिसंबर 1712 तक बगैर किसी इंटरप्शन के निकलता है। एक साल ये 2013 में बंद, सॉरी 2013 याद आ रहा है, 1713 में एक साल इंटरप्ट होता है, लेकिन 1714 ईस्वी तक ये चलता है। इसमें टोटल 635 एसेज आए हुए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 236 स्टील ने लिखा है और 274 जो है आपका एडिशन में लिखा हुआ है। तो टोटल कितना? 635 एसेज, 236 स्टील ने, 274 एडिशन ने, हो सकता है बचा हुआ कोई और भी लिखा हो। एडिशन आल्सो असिस्टेड स्टील, एडिशन ने स्टील को असिस्ट किया, इसमें विद द गार्जियन नाम का जो जर्नल था उसमें एडिशन ने हेल्प की। किसकी हेल्प की है? स्टील की हेल्प की है। और ये कब आया था? 1713 में आया था। इसी के आने की वजह से आपका ये बंद हो गया था एक साल के लिए। कौन सा बंद हो गया था? द स्पेक्टेटर। एडिशन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कोट, एडिशन ने एक कोट को ओरिजिनेट किया जो बहुत फेमस रहा है। रीडिंग इज टू द माइंड, रीडिंग जो है दिमाग से होता है, माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, और यह जो एक्सरसाइज होता है या व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, कह रहे हैं जितना ज्यादा शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है उतना ही दिमाग के लिए पढ़ाई जरूरी है। तो रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, ये एक फेमस कोटेशन है जो किसने कहा है? जोसेफ एडिशन ने कहा है। एडिशन लेफ्ट एन इनकम्प्लीट वर्क, एडिशन का एक इनकम्प्लीट वर्क था जिसका नाम था क्रिश्चियन रिलीजन, या उनका इनकम्प्लीट। हिज एसे एडवेंचर्स ऑफ अ शिलिंग, ये पूछा जा चुका है। हिज एसे एडवेंचर्स ऑफ अ शिलिंग, की एडवेंचर्स ऑफ अ शिलिंग ये किसका एसे? इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट नैरेटिव, कह रहे हैं कि यह जो है किसका एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्ट नैरेटिव का एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट नैरेटिव का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे नैरेट किया जाए, कैसे कहानी के रूप में पेश किया जाए, उस चीज को ऑब्जेक्ट नैरेटिव कहा जाता है। ये मार्क करने से आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा किसी तरह का? नो सर। सब चीजें क्लियर तो हो जा रही ना? ठीक है। हिज एसे एडवेंचर्स ऑफ शिलिंग, उनका जो एसे है एडवेंचर्स ऑफ शिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट नैरेटिव, यह ऑब्जेक्ट नैरेटिव का एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखेंगे एक और पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा पॉइंट है? एडिशन बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, 1700 से 1745। उनके समय के एसेइस्ट रिचर्ड स्टील रहे हैं, जोनाथन स्विफ्ट रहे। जोनाथन स्विफ्ट से उनकी मुलाकात आयरलैंड में होती है, उनके साथ उन्होंने किट कैट क्लब को इस्टेब्लिश किया था। और यह जो एज रहा, इस एज को हम जो है रोमन किंग ऑगस्टस के नाम पर ऑगस्टन एज कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यह जो एज रहा, आयरनी का एज था, सटायर का एज था, हीरोइक कपलेट का एज था, ह्यूमन नेचर का एज था, मॉकेपीस का एज था, कॉफी हाउस का एज था, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास का एज रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स का एज था। किसका एज था? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर आप देखेंगे कि
एडिशन बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं 1700 से 1745। एन एज ऑफ आयरनी, यह आयरनी का एज है, सटायर का एज है, हीरोइक कपलेट का एज है, ह्यूमन नेचर का एज है, मॉक एपिक का एज है, कॉफी हाउस का एज है, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास का एज है, ट्रेड एंड कॉमर्स का एज है। तो दीज वर द पॉइंट्स जो मैंने कवर कराया आपको, और कल इनके 2 एसेज पर हम बात करेंगे। और मैंने ये देखा कि हमने बहुत टाइम से शुरू किया और टाइम से मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि मैं क्लास टाइम से शुरू करूंगा, और टाइम से मैंने कहा भी था कि और बहुत पहले ही मैंने ये मैसेज डाल भी दिया था। बट मैं देख रहा हूँ कि अटेंडेंस केवल 10 की है, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। केवल 9-10 अटेंडेंस है। तो एक तो मैं इस